आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इतिहास कक्षा 10वीं अध्याय 3 भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स है, जितने भी घटनाएं हुई थी, जितने भी क्वेश्चन आंसर है, 1 नंबरी हो, 2 नंबरी हो, 5 नंबरी हो, सारे क्वेश्चन को मैं इसमें बताऊंगा ही। साथ ही साथ नोट्स में इसका बनाया हूं, वो नोट्स भी मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में आसानी से उसे हल करके उसे आप जो है लिख करके आए और आपको बढ़िया नंबर मिल सकेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पढ़ाते इतिहास कक्षा 10वीं अध्याय 3 भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर का नाम है। तो पहले नंबर जो इसमें घटनाएं हुई थी वो महत्वपूर्ण घटनाएं में हम देख लेते हैं कि 1885 ईस्वी में क्या हुआ था। तो 1885 ईस्वी में हुआ था यूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरे नंबर का देख लेते हैं, 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे। महात्मा गांधी कहाँ गए थे? जो ब्रिटेन गए थे, दूसरे देश में वकीली पढ़ाई पढ़ने। वहां से जो है 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे। इससे पहले वह दक्षिण अफ्रीका में थे, मतलब दक्षिण अफ्रीका में क्या किए थे? वकीली पढ़ाई करने गए थे और दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1915 में। ठीक है, और भारत आने के उपरांत 1916 में उन्होंने नील की खेती कर रहे हैं किसानों की मदद के लिए चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, क्या किए थे? देखिए, गांधी जी से रिलेटेड आपको हर साल 5 नंबर से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए गांधी जी वाला जो पॉइंट है 2 नंबर आप बढ़िया से पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, और समझ लीजिए, और मैं आपको समझा भी रहा हूं और ये नोट्स है, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप घबराइए नहीं। तो कह रहा है कि 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे थे। पूछेगा कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे? दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत कब लौटे? अगर ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो हम ऑप्शन रहेगा 4 गो ऑप्शन, तो उसमें से 1915 वाला में मारेंगे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। इससे पहले कहाँ थे? 1915 से पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। ठीक है, भारत आने के उपरांत 1916 में, भारत आने के उपरांत मतलब भारत आने के बाद 1916 में उन्होंने क्या किया? नील की खेती कर रहे किसानों की मदद के लिए। अब इन किसान सब क्या करता था? नील की खेती करता था। ब्रिटिश सरकार उसको जोर बजोरिए क्या करता था? नील की खेती करवाता था। तो किसानों की मदद के लिए चंपारण सत्याग्रह किया, 1916 में ही किया। ठीक है, 1916 में ही चंपारण सत्याग्रह। पूछेगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1916 में। 1917 में गुजरात के किसानों की मदद के लिए खेरा सत्याग्रह किया। अब कहेगा कि देखिए चंपारण सत्याग्रह कब किया? तो चंपारण सत्याग्रह जो है ये 1916 में किया था। कब किया था? 1916 में। ठीक है, अब कहेगा खेरा सत्याग्रह कब किया गया था? तो खेरा सत्याग्रह जो 1917 में किया गया था। 1918 में सूती कपड़ा कारखानों, ठीक है, 1918 में क्या किया था? सूती कपड़ा कारखानों की मजदूरों के लिए अहमदाबाद मिल सत्याग्रह का आयोजन किया था। मतलब गांधी जी ने कितने सत्याग्रह किए थे? तो पहला नंबर पे चंपारण सत्याग्रह, जो उन्होंने आने के बाद 1916 में शुरू किया था। उसके बाद एक खेरा सत्याग्रह 1917 में किया। देखिए 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 16 में उन्होंने क्या किया? चंपारण सत्याग्रह किया। 17 में खेरा सत्याग्रह, 18 में सूती कपड़ा कारखानों के लिए क्या किया? मिल सत्याग्रह का आयोजन किया गया। मतलब आने के जस्ट बाद 15 में आए, 16 में सत्याग्रह, 16 में चंपारण सत्याग्रह, 17 में खेरा सत्याग्रह, 18 में जो है अहमदाबाद मिल सत्याग्रह का आयोजन किया। मतलब आने के बाद ये सत्याग्रह ही सत्याग्रह की है। तो आपसे इसमें से जरूर 1 न 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है। चलिए हम देख लेते हैं। अब ये तो हो गया। 18 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट कानून के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, अब देखिए रॉलेट एक्ट कानून के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन कब शुरू किया गया? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो 18 मार्च 1919 में। इस कानून में राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान था। इस कानून में क्या था कि कोई भी कैदी है उसको, राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए, बिना उस पर एफआईआर किए जेल में बंद रखने का प्रावधान था। ठीक है, मतलब उसको अनुमति था। तो इसीलिए इसका क्या किया? कानून के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया गया। कब? 18 मार्च 1919 में। चौथा नंबर पॉइंट देख लेते हैं कि 13 अप्रैल। देखिए वैसे नोट्स जितने भी है मैं बनाया हूं बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है, इसीलिए नोट्स वाले वीडियो कम से कम आप जरूर देख लीजिए। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और कितने एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि 13 अप्रैल 1919 को कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड शुरू हुआ था, मतलब हुआ था 13 अप्रैल 1919 को।
पंजाब के अमृतसर जिले में जनरल डायर के आदेश पर सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गई। अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, 2 नंबरी क्वेश्चन में पूछ दे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताइए, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो हम लिख देंगे कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ पंजाब के अमृतसर जिले में जनरल डायर, पंजाब के अमृतसर जिले में जनरल डायर के आदेश पर, जनरल डायर जो थे उसमें वहां के जनरल डायर थे, ठीक है, उसी के आदेश पर क्या किया गया, सैकड़ों लोगों की हत्या कर दिया गया। उस बाग में लोग मीटिंग कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, उसमें घुसा और चारों बगल से घुस करके उसमें चला दिया गया। उसमें कुआं था, तो कुआं में कुछ लोग जो है बचने के लिए गया, लेकिन कुआं में भी जो है इतना ना गोली चला कि कुआं का पानी जो है वह लाल रंग यानी खून के रंग से वह रंग गया। और आज भी उस कुआं का पानी जो है रंगीला है। और आज भी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, आप जाइएगा अमृतसर तो इस बाग को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये हमारे शहीदों की निशानी है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पंजाब के अमृतसर जिले में जनरल डायर के आदेश पर सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। अब देख लेते हैं 5वां पॉइंट, 1920 से लेकर के, ठीक है, 1922 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन चलाया गया। पूछा जाएगा कि 1920 से लेकर के 1922 में, ठीक है, खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया, तो 1920 से 22 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन चलाया गया। यह निर्णय 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में हुआ। क्या हुआ था, यह निर्णय जो है 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में हुआ। कब हुआ था, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में हुआ, ठीक है। 6ठा नंबर देख लेते, 1922 में गोरखपुर स्थित चौरी चौरा में बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया, ठीक है। अब देखिए 5वां नंबर पॉइंट तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, लेकिन 6ठा नंबर पॉइंट देख लीजिए, 1922 में गोरखपुर में स्थित है चौरी चौरा बाजार, चौरी चौरा में बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस था, जो पुलिस के साथ क्या किया, हिंसक टकराव में बदल गया। पुलिस के साथ टकराव हुआ, हिंसक टकराव में बदल गया। इस हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। देखिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है, वैसे ये क्वेश्चन जो आपको मैट्रिक के लेवल का नहीं है, लेकिन हाँ आपसे जो है आईएएस के एग्जाम तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं और इस तरह के एसएससी जीडी बैंकिंग रेलवे की तैयारी करते हैं, तो इसमें आपको पूछ सकता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कब ले लिया। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जब 1922 ईस्वी में ले लिया। क्यों ले लिया, तो क्योंकि स्थित चौरा चौरी में बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस जो था पुलिस के साथ टकरा गया और पुलिस के साथ मारपीट करने लगा। और पुलिस के साथ मारपीट किया तो बहुत पुलिस जो है वहां पर लोगों को ले गया। तब ले गया तो क्या किया गया, इस हिंसक घटना के कारण गांधी जी को बहुत ठेस पहुंची, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो चला रहे थे वो वापस ले लिया, ठीक है। 7वें नंबर के पॉइंट देख लीजिए, 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका विरोध साइमन वापस जाओ के नारे से हुआ, ठीक है। 1928 में साइमन कमीशन भारत कब आया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका ऑब्जेक्टिव में। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा, तो भारत में साइमन कमीशन कब पहुंचा, तो 1928 में जब वो पहुंचा तो उसका विरोध हुआ साइमन वापस जाओ के नारे से। पूछेगा कि जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो किस नारे से उसको विरोध किया गया, तो वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से विरोध हुआ। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला हम पॉइंट देख लेते हैं 8वां नंबर का, 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। पूछेगा, यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, तो 1929 में, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। इसमें जो है गलती कर दिया गया है, 26 जनवरी 1950 को किया गया था ना, सॉरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में उस समय मनाया गया था, ठीक है, लेकिन मनाया गया लेकिन वो सफल नहीं हुआ, ठीक है। देख लीजिए 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। 26 जनवरी 1930 को क्या किया था, 26 जनवरी 1930 को क्या किया था, तो ये जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। अब देख लेते हैं 9वां नंबर, 1930 में गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। 1930 में क्या किया था, गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। गांधी जी ने वायसराय इरविन जो था उसको खत लिखा और 11 मांग अपना लिखा था, ठीक है। 1930 में मांगों के न माने जाने पर सभी ने अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की बात की। अब मांग जो था गांधी जी ने
वायसराय को जो था, वायसराय इरविन को खत लिखा, लेकिन वायसराय इरविन को खत लिखा, उसमें 11 को मांग रखा। अब ये वायसराय इरविन जो है इसकी बात को नहीं माना। इसके कारण जो है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की बात की और फिर से वो चालू कर दिया। 11 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 वॉलेंटियरों के साथ नमक कानून तोड़ते हुए दांडी यात्रा की शुरुआत की और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। ठीक है, मतलब ये बात जब गांधी जी की बात 1930 में नहीं माना, तब जाकर के गांधी जी ने क्या किया, 11 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 वॉलंटियर मतलब अपने लोगों के साथ जो है नमक कानून को तोड़ते हुए दांडी यात्रा की शुरुआत की। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया उसी समय। ठीक है, 1930 में। अब देख लियो 1931 में क्या हुआ था कि गांधी जी ने अस्थायी रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया। वह द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए। यहाँ वार्ता बीच में ही टूट गई। वह उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। वापस आकर आंदोलन फिर शुरू किया, जो 1934 तक मंद पड़ते पड़ते समाप्त हो गया। क्या किया गया था? जो 1934 तक मंद पड़ते पड़ते समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए हम 12वां नंबर पॉइंट देख लेते हैं कि पूना पैक्ट। दूसरे गोल मेज सम्मेलन में अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल को लेकर डॉक्टर अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच काफी वाद विवाद हुआ। क्या हुआ था? पूना पैक्ट। देखिए क्या है, पूछेगा कि पूना पैक्ट क्या है, तो दूसरे गोल मेज सम्मेलन में अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल को लेकर डॉक्टर अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच काफी वाद विवाद हुआ। अंत में पूना पैक्ट के तहत पूर्व घोषित पिछड़ा वर्ग चुनाव क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया व उनके लिए कुल 148 स्थान आरक्षित रखे गए। उनके लिए क्या किया गया? 148 स्थान आरक्षित रखे गए। तो 12 नंबर पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण घटना था। घटना के बाद शब्दावली मतलब महत्वपूर्ण। सत्याग्रह से क्या समझते हैं? अगर आपसे पूछ देगा कि सत्याग्रह से क्या समझते हैं, तो सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना। सत्याग्रह का मतलब क्या? सत्य जोड़ आग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह करने को सत्याग्रह कहते हैं। पूछेगा सत्याग्रह का मतलब क्या है, तो सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। आग्रह का मतलब होता है कि अनुरोध करना, ठीक है, विनती करना, उसको सत्याग्रह कहते हैं। यदि उद्देश्य सच्चा है और अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़न के खिलाफ मुकाबला करने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। क्या कह रहा है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। यदि उद्देश्य सच्चा है और अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़न के खिलाफ मुकाबला करने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। शारीरिक बल की आवश्यकता आपको नहीं है। सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। सत्याग्रही क्या हो सकता है? केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। अब देखिए बहिष्कार का मतलब क्या होता है? किसी के साथ संपर्क रखने या जुड़ने से इनकार करना या गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीजों को खरीद व इस्तेमाल से इनकार करना, यह विरोध का एक रूप होता है। देखिए बहिष्कार का मतलब क्या होता है? किसी के साथ संपर्क रखने या जुड़ने से इनकार कर देना, बहिष्कार करना है, या गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीजों की खरीद व इस्तेमाल से इनकार कर देना, यह विरोध का एक रूप होता है। विरोध मतलब बहिष्कार ही होता है। अब देखिए गिरमिटिया मजदूर, ये तो कई बार पूछा जा चुका। 2014 में तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। ठीक है, 2014 में मैंने बिहार बोर्ड का 10th का एग्जाम दिया था, उस समय ये बहुत इंपॉर्टेंट था, उस समय आया भी था। तो गिरगिटिया मजदूर क्या है? औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थलों पर ले जाया गया। क्या किया गया? गिरमिटिया मजदूर औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थलों पर ले जाया गया, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। जिस अनुबंध के सहारे उन्हें ले जाया गया उसे ये मजदूर गिरमिट कहने लगे। देखिए गिरमिटिया मजदूर बहुत इंपॉर्टेंट है। औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थलों पर ले गया। बहुत सारे मजदूर को ले गया। कहाँ कहाँ? तो फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज ले गया, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। बाद में क्या कहने जाने लगा? गिरमिटिया नाम रख दिया। जिसके अनुबंध के सहारे उन्हें ले जाया गया उसे ये मजदूर गिरमिटिया कहने लगे। ठीक है, अब देख लेते हैं 4 नंबर में स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब क्या होता है? अपने देश में बनी वस्तुओं, देशी संस्थाओं, अदालतों का प्रयोग करना, जिससे स्वदेशी उद्योगों के हितों को प्रोत्साहन मिलती थी। और गांधी जी हमेशा स्वदेशी यूज करते थे। ठीक है, तो अपने देश में बनी वस्तुओं, देशी संस्थाओं, अदालतों का प्रयोग करना, जिससे स्वदेशी उद्योगों के हितों को प्रोत्साहन मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वदेशी कहते हैं। अब देख लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, विनम्रता पूर्वक सरकार की आज्ञा की अवहेलना करना,
जिसमें ब्रिटिश सरकार शासन न चला पाए, इसे गांधी जी ने प्रारंभ किया था। सविनय अवज्ञा का मतलब क्या होता है? विनम्रता पूर्वक सरकार की आज्ञा की अवहेलना करना, जिसे ब्रिटिश सरकार शासन न चला पाए, इसे गांधी जी ने प्रारंभ किया था। ब्रिटिश सरकार क्या होता है कि विनम्रतापूर्वक सरकार की आज्ञा का अवहेलना करना, अवहेलना कर देना, किस टाइप से? विनम्रतापूर्वक, मतलब कोई मारपीट नहीं करके, जिससे ब्रिटिश सरकार शासन न चला पाए, इसे गांधी जी ने प्रारंभ किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। खलीफा मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु थे। खलीफा कौन थे? तो खलीफा जो है मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु थे, जिसे खलीफा कहा गया था। बेगार, बेगार किसे कहते हैं? बिना किसी परिश्रमिक के किसी से काम करवाना बेगार कहते हैं। नहीं कहता बेगार में हम काम थोड़ी करें, बेगारत हम थोड़ी है, बेगारत थोड़ी बैठे हुए, मतलब बेकार में किसी काम को करना। हरिजन, गांधी जी द्वारा अछूतों को हरिजन या ईश्वर की संतान बताया गया। क्या बताया गया? गांधी जी द्वारा क्या किया गया? अछूतों को हरिजन या ईश्वर की संतान बताया गया। किसको? तो गांधी जी द्वारा अछूतों को। अब देख लेते हैं मार्शल लॉ। कर्फ्यू के दौरान वह स्थिति जिसमें सेना को किसी के बाहर दिखने पर गोली मार देने के कड़े निर्देश होते थे। मार्शल लॉ क्या था? तो मार्शल लॉ में यह हुआ था कि कर्फ्यू के दौरान, जो कर्फ्यू नहीं लगता, मान लीजिए कि लॉकडाउन इस टाइप का होता है, तो कर्फ्यू उसी टाइप का होता है, तो कर्फ्यू लगा देता है। तो कर्फ्यू के दौरान वह स्थिति जिसमें सेना को किसी के बाहर, सेना को क्या रहता है कि किसी के बाहर दिखने पर गोली मार देने के कड़े निर्देश होते हैं। जैसे लॉकडाउन में नहीं था, बाहर निकलता था तो पुलिस आपको सेक देता था, उसी टाइप से मार्शल लॉ में भी था। अब देख लेते हैं कि क्या पिकेटिंग। पिकेटिंग का मतलब होता है प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री, दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेता है। पिकेटिंग का मतलब क्या होता है? प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री, दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेता है, उसे पिकेटिंग कहा जाता है। अब देख लेते हैं 1 अंक वाले प्रश्न, इसका उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन भी है। चलिए अब पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किन महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ किया था? तो हम अभी आपको बताएं कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ जो है वो लेटर लिखा, 11 को मांगा लेकिन नहीं दिया, बात नहीं माना, इसके कारण किया। तो पहले नंबर का आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। पहले नंबर का आंसर भी है हमारे पास, हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, पहले नंबर का है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किन महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ किया? तो उसी समय क्या किया था? नमक कानून को तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था, नमक कानून को तोड़ करके। ठीक है, पहला नंबर का आंसर मिल गया। दूसरा नंबर देख लेते हैं। अगर आप नोट्स पढ़े तो इस सारे के सारे ऑब्जेक्टिव का आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, एक नंबर है किसके नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया? किसके नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया? तो यहाँ पर देखिए, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर व विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करके, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर व विदेशी वस्तुओं को अपना करके क्या किया गया? नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया। ठीक है, साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा हुआ, इसका विरोध क्यों हुआ? देखिए मैं आपको बताया था कि क्वेश्चन पूछता है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। तो चलिए यहाँ पर आंसर भी है और मैं आपको बता दूं, सॉरी दूसरे नंबर का आंसर जो है मैं मिस्टेक भाई कर दिया, बाबा रामचंद्र। क्या कह रहा है कि किसके नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया? थोड़ा मिस्टेक कर गया मैंने, तो किसके नेतृत्व में? तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर है बाबा रामचंद्र। क्या है? बाबा रामचंद्र। और पहला का 2 आंसर है। पहला नंबर जो आपने क्वेश्चन देखा है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किन महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ किया? तो नमक कानून का, स्वदेशी वाला के साथ में। ठीक है, और दूसरा नंबर का किसके नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया? तो ये है बाबा रामचंद्र, बाबा रामदेव नहीं, बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा हुआ, इसका विरोध क्यों हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि साइमन कमीशन जो था यह 1927 में भारत पहुंचा। साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा? 1927 में भारत पहुंचा। किसी भारतीय सदस्य को इसमें न शामिल किए जाने के कारण इसका विरोध हुआ। ठीक है, तो साइमन कमीशन भारत पहुंचा लेकिन भारतीय सदस्य को इसमें न शामिल किए जाने के कारण इसका विरोध हुआ। तो तीसरा नंबर का आंसर है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, इसका विरोध क्यों हुआ? आपको आंसर मालूम चल गया होगा। इसका पीडीएफ मैं दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया? था दक्षिण अफ्रीका से ये आए तो बहुत सारे आंदोलन चलाए, तो किन स्थानों पर जो है सत्याग्रह आंदोलन चलाया? तो चौथा नंबर का आंसर हम देख लेते हैं। चंपारण में चलाया, खेरा में चलाया, अहमदाबाद में चलाया। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से आया तो चंपारण सत्याग्रह, चंपारण में, खेरा जो है आंदोलन चलाए, अहमदाबाद में भी आंदोलन चलाए, तो 3 जगह यह आंदोलन चलाए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर। 5वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
मद्रास के नटेशा शास्त्री ने तमिल के किस विशाल संकलन को 4 खंडों में प्रकाशित किया? मद्रास के नटेशा शास्त्री ने तमिल के किस विशाल संकलन को 4 खंडों में प्रकाशित किया? तो इसका आंसर आपको मैं बता दूं, 5 नंबर का है द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया। द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया जो था उसके अनुसार से क्या करा, रुद्रास के नटेशा शास्त्री ने तमिल के किस विशाल संकलन को 4 खंडों में प्रकाशित कर दिया गया? द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया को 4 भागों में प्रकाशित कर दिया गया। ठीक है, अब देख लेते हैं सत्याग्रह के विचार में किन 2 बातों पर जोर दिया जाता था? सत्याग्रह के विचार में किन 2 बातों पर जोर दिया जाता था? तो 6 नंबर का आंसर देख लेते हैं, सत्य की शक्ति पर आग्रह। सत्य की शक्ति पर आग्रह करना 2 बातें जो थी, और सत्य की खोज पर। सत्याग्रह का मेन मूल क्या था, मेन कारण जो था और मेन उसका उद्देश्य जो था, सत्य की शक्ति पर आग्रह करना और सत्य की खोज करना। ठीक है, 7वें नंबर का आंसर देख लेते हैं, रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा गया? रॉलेट एक्ट जो था उसको काला कानून क्यों कहा गया? तो हम आपको बता दें कि इस अन्यायपूर्ण एक्ट के द्वारा राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए, बिना एफआईआर किए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था, इसीलिए इसको काला कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट को काला कानून इसीलिए कहा गया। ठीक है, अब देख लेते हैं वंदे मातरम गीत कब और किसने लिखा? इसमें किसका गुणगान किया गया है? तो देखिए, वंदे मातरम गीत जो है आपको मालूम होना चाहिए कि वंदे मातरम गीत जो है आपको यहां पर मैं आपको बता दूं कि 8 नंबर का आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। एक फिल्म में भी इसका मतलब दर्शाया गया है, गुड बॉय बैड बॉय, इमरान हाशमी की फिल्म है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है फिल्म में। तो आप फिल्म तो ऐसे इमरान हाशमी का अच्छा नहीं रहता, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा था। ये 8 नंबर का जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना कि वंदे मातरम गीत कब और किसने लिखा, इसमें किसका गुणगान किया गया है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन जो है गुड बॉय बैड बॉय फिल्म है उसमें पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, इसमें भारत माता का गुणगान किया गया। ठीक है, इसमें क्या किया गया, भारत माता का गुणगान किया गया 1870 में। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर ले। चलिए 9वें नंबर देख लेते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने 1857 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया? तो ब्रिटिश सरकार ने 1857 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया? तो 9वें नंबर का आंसर देख लेते हैं। तो कह रहा है कि क्यों? तो भारतीय समाचार पत्रों द्वारा राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के कारण इसको क्या किया गया था? भारतीय समाचार पत्रों द्वारा राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के कारण जो है ये क्या किया था, ये जो है प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, 10वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और कहां हुई? तो 10वें नंबर का आंसर देख लेते हैं। 10वें नंबर का आंसर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहां हुई, तो देख लीजिए 10वें नंबर के ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है भारतीय कब हुई और कहां हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था वो मैं आपको ऊपर बताया था। ठीक है, अगर आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ही हुआ था। ठीक है, चलिए तो 10वें नंबर क्वेश्चन पर हम लोग थे। 10वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, देख ले 10वें नंबर। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये भारत में ही शुरू हुआ था। ठीक है, 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? तो हम आपको बताए थे कि जो जा रहा था चौरा चौरी बाजार से, वहां पर पुलिस से टकराव हो गया, जिसके कारण महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो 12 नंबर का कारण क्या? चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। ठीक है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? तो हम बता दें 13 नंबर का आंसर है महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया गया था? हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किया गया था। 14 नंबर है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ये भी हम आपको नोट्स में ही बता दिए थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुई थी। 1906 में कब हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया हुआ है।
गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था? गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था? तो 15 नंबर का आंसर हम आपको बता दें 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी बिहार में गांधी जी जो है चंपारण सत्याग्रह के अनुसार से लेकर के बहुत सारे आंदोलन के लेकर के ये जो है बिहार में 1917 में दौरा किए थे। ठीक है, आगे हम बता दें असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो मैं आपको बता दूं जनवरी 1920 ईस्वी में दोनों आंदोलन एक साथ शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन 1920 जनवरी 1920 में ये आंदोलन शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व हम अभी आपको बताया था बाबा रामचंद्र, किसानों का नेतृत्व अवध में, ठीक है, बाबा रामचंद्र ने किया था। बाबा रामदेव आप नहीं याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं 18 नंबर, आंध्र प्रदेश की गुड्डेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आंध्र प्रदेश के गुड्डेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 18 नंबर का हम देख लेते हैं, अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। ठीक है, 18 नंबर का। 19 नंबर, किस दशक की शुरुआत में उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला था? तो किस दशक की शुरुआत में पूछ रहा है कि उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला था? 19 नंबर है। हम देख लेते हैं 1920 के दशक में ये आंदोलन जो है हुआ था और गुरिल्ला आंदोलन फैला था। ठीक है, 1920 के दशक में। कब हुआ था? 1920 के दशक में। ठीक है, अब देख लेते हैं 20 नंबर हो गया। 21 नंबर, पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? 20 नंबर का देख लेते हैं। तो 20 नंबर का हमको बता दे पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट जो है रविंद्रनाथ टैगोर के बीच हुआ था। देख लेते हैं पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में हुआ था। ठीक है, एक मिनट, 20 नंबर का है। अब हम आपको दिखा देते हैं 20वें नंबर का हो गया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपको ये मालूम ही होगा, बहुत फेमस है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक मिनट, कुछ क्वेश्चन जो है बाय मिस्टेक गलत प्रिंट हो गया। नहीं, पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? पूना पैक्ट किस दशक की शुरुआत में गुरिल्ला आंदोलन हुआ था? 19 नंबर का आंसर, 1920 के दशक में। अब ये जो 20 नंबर जो आप देख रहे हैं पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? ये पूना पैक्ट जो है गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था। ठीक है, ये रविंद्रनाथ टैगोर जो है ना ये कहीं से आ गया हुआ, ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, तो ये है 20 नंबर का आंसर, ये है 21 नंबर का आंसर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर इसमें कुछ नहीं करने आएगा। ठीक है, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया हमें भली बात याद है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा हुआ है, तो ये आंसर यहाँ पर आ गया हुआ। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे हुआ है। ठीक है, अवंद्रीनाथ टैगोर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर होना चाहिए, कौन थे? मैं आपको बता दूं कि 22 नंबर का आंसर है। ये रविंद्रनाथ टैगोर जो थे ये क्वेश्चन ही गलती है। रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? भारत के लिए थे, ये चित्रकार भी थे, गलती है यहाँ पर। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आपको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, ये जो एक दो क्वेश्चन है उसमें बाय मिस्टेक हो गया। ठीक है, ये रविंद्रनाथ टैगोर प्रिंटिंग मतलब टाइपिंग करने वाले जो जिसको दिया गया था वो गलती कर दिया गया। ठीक है, खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? चलिए हम 23 नंबर का आंसर देख लेते हैं। 23 नंबर का ये जो है 23 नंबर इसमें कहा कि चित्रकार थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, चित्रकार के अलावा भी बहुत कुछ होंगे। अली भाइयों मोहम्मद अली शौकत अली के बीच में। ठीक है, कथी कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो खिलाफत आंदोलन जो है अली भाइयों मोहम्मद अली शौकत अली के बीच में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? साइमन कमीशन भारत जो 1928 में पहुंचा था। ठीक है, हो गया। अब हम देख लेते 3 से 5 नंबर वाले क्वेश्चन। 3 से 5 नंबर वाले क्वेश्चन में जो है कितने क्वेश्चन हैं? तो इसमें भी लगभग 15 क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट हम देखते चलते हैं और आपको बताते हैं। असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए जाने के क्या कारण थे? इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी पर प्रकाश डालिए। इसके कार्यक्रम, कार्यपद्धति, प्रगति एवं अंततः समाप्ति को समझाइए। तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए जाने के क्या कारण थे? तो हम यहाँ पर देख लेते पहला नंबर का आंसर। ठीक है, तो इसके प्रमुख जो कारण था वो यहाँ पर था, मैं आपको बता दूं इसका प्रमुख कारण में क्या क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है,
इसके आंदोलन के कारण प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का शोषण किया गया था, ये कारण था। अंग्रेजों द्वारा स्वराज प्रदान करने से मुकर जाना, रॉलेट एक्ट का पारित होना, जलियांवाला बाग हत्याकांड होना, तो ये सब इसका कारण था। आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, पीडीएफ भी दिया हुआ है, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा जो है कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया, ये भी था, ठीक है। उसके अलावा जो है विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी भी थी, ठीक है, विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी भी थी, ठीक है। तो हम आपको दिखा दें विभिन्न वर्गों की, शहरों में आंदोलन हुआ था, ग्रामीण इलाकों में विद्रोह हुआ था, आदिवासी क्षेत्रों में विद्रोह हुआ था, बागानों में स्वराज हुआ था। अब उसके बाद देख लेते कार्यपद्धति प्रगति क्या क्या हुआ था। चरणबद्ध योजना प्रक्रिया, प्रथम चरण में सरकारी पदवियों, नौकरियों, सेना, पुलिस, स्कूलों, विद्यार्थी परिषदों व विदेशी वस्तुओं का त्याग करना था। दूसरा चरण क्या था? दूसरा चरण था व्यापक स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होना, यह शामिल था, ठीक है। समाप्ति में क्या हुआ था कि गांधी जी द्वारा चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के फलस्वरूप आंदोलन वापस ले लिया गया, ठीक है। अब देख लेते यही था। दूसरा नंबर देख लेते खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने के मुख्य कारण कौन से थे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उसका क्या योगदान था, ठीक है। तो दूसरा नंबर का आंसर देख लेते हैं, प्रमुख कारण क्या थे, तो देख लीजिए। तो दूसरा नंबर का आंसर दिखा देते हैं, क्या कारण थे? तो तुर्की साम्राज्य का अंग्रेजों द्वारा अपमान किया गया था। लखनऊ समझौता 1916 के बाद कांग्रेसों के साथ मुस्लिम लीग के समझौता हुआ था। असहयोग आंदोलन कांग्रेस द्वारा प्रारंभ होना तथा मुसलमानों को मिलाकर खिलाफत आंदोलन के साथ करना, ठीक है। उसमें किसके किसका योगदान था? हिंदुओं और मुसलमानों में एकता का बीजारोपण किया था, राष्ट्रीय आंदोलन को बल दिया गया, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति लोगों और औपनिवेशिक सरकार ने किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की? किन परिस्थितियों में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का प्रयास किया, यानी निर्णय किया? तो लोगों ने सरकारी कानूनों को भंग करना शुरू कर दिया। आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने कठोरता से काम लिया। हजारों जेल गए, गांधी जी को कैद कर लिया गया। अब जनता इसे बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी, ठीक है। इसी के कारण क्या किया, इसको वापस ले लिया गया। सक्रिय राजनीति में भाग लेने से पूर्व गांधी जी ने किन किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन किया? इनके प्रारंभ होने के क्या कारण थे? तो मैं आपको बता दूं कि 1916 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था और नील की खेती करने वाले किसानों के पक्ष में हुआ करता था। खेरा सत्याग्रह 1917 में हुआ था, किसानों को लगान में छूट दिलवाने के लिए। अहमदाबाद में मिल मजदूर हड़ताल किया गया था। ये था 4 नंबर के 3 पॉइंट, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक व राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी, समीक्षा कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध ने युद्ध के उपरांत स्वराज देने का वचन नकार दिया गया, ठीक है। उसके अलावा आर्थिक स्थिति दयनीय, बेरोजगारी व बेकारी से मजदूर, शिल्पकार आदि सभी ग्रसित थे। युद्ध ने राष्ट्रीयता के भाव जागृत किए, लोग दमनकारी सरकार के विरुद्ध एकजुट हुए, ठीक है। तो ये 5 नंबर का था प्रथम विश्व युद्ध के। और छठा नंबर का आंसर आपको दिखाएंगे, क्वेश्चन देख लेते पहले। गांधी जी नमक यात्रा कई कारणों से उल्लेखनीय थी, समीक्षा कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या थी, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा गया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर हम आपको बता दें कि नमक और ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनात्मक पहलू बताया गया था। क्या बताया गया था? नमक और, ठीक है। गांधी जी द्वारा विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ, यानी विश्वस्त मतलब 70 वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू किया। राष्ट्रीय आंदोलन से आम आदमी के मुद्दे को जोड़ना हुआ, कानून का उल्लंघन हो गया, प्रदर्शन व विदेशी चीजों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों पर पिकेटिंग हुआ। सभी लोग स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। समाज के सभी वर्गों को बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया गया। उसके बाद समाज के वर्ग एक दूसरे की तरफ सशंकित थे, ठीक है। तो ये थे 6 नंबर का आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट भी मार सकते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया हुआ है। भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने में किन कारकों का योगदान था? राष्ट्रवाद के विकास का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? तो 7वें नंबर का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर 7वें नंबर का आंसर यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हुआ था कि साहित्य, लोक कथाओं, गीतों व चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। भारत माता की छवि रूप लेने लगी थी। लोक कथाओं द्वारा राष्ट्रीय पहचान होने लगा था। चिन्हों और प्रतीकों के प्रति जागरूकता, उदाहरण में झंडा हुआ था। और उसके बाद इतिहास की पुनः व्याख्या हुआ था, ठीक है।
असम में बागान मजदूरों के लिए स्वराज की अवधारणा क्या थी? तो 8 नंबर का आंसर देख लेते हैं। अनुबंध के नियमों का उल्लंघन हुआ था, चाय बागानों से बाहर निकलना, असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होना और कृषि भूमि तथा सुख सुविधाओं को प्राप्त करना। ठीक है। 9वें नंबर का देख लेते हैं, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? तो भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध हम जानते हैं और आपको नोट्स में बताए थे। समय से पहले गठन हो गया, शासन में सुधार जैसी कोई बात ही नहीं थी, एक भी भारतीय शामिल को नहीं किया गया था, इसीलिए उसको विरोध किया गया था। ठीक है। भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? तो भारत के एक रॉलेट एक्ट के विरोध में इसीलिए थे कि यह काला कानून था। इस कानून के अंतर्गत किसी को लंबे समय तक जेल में डाला जा सकता था। विश्व युद्ध के बाद इसे खत्म करना था, पर सरकार ने इसे बनाए रखा। इसका विरोध आम जनता ने किया था। 11 नंबर का देख लेते हैं, गांधी इरविन समझौते की विशेषताएं क्या थी? 11 नंबर का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना चाहिए और इसे याद कर लीजिए। 5 मई 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाए, पुलिस द्वारा किए अत्याचारों की निष्पक्ष जांच की जाए और नमक पर लगाए गए सभी कर हटाया जाए। ये सब इसके बीच का ये मेन उद्देश्य था। ठीक है। 11 नंबर हो गया। 12 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं लिखिए। ये भी क्वेश्चन कई बार 5 नंबर में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट। 2014 में मैं जब एग्जाम दिया था तो ये क्वेश्चन आया था और मैंने इसे लिख करके आया था, बढ़िया नंबर आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12 नंबर का, अब इसे याद कर लीजिए, 100% गारंटी है कि आएगा ही आएगा। 12 नंबर का देख लीजिए, इस बार क्या हुआ था कि इसमें क्या क्या अंतर था? तो इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किए जाने लगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट में देख लेते हैं, देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा तथा सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा। किसानों ने लगान और चौकीदारों ने कर चुकाने से इनकार कर दिया। वनों में रहने वाले लोगों ने वन कानून का उल्लंघन करना आरंभ कर दिया गया। मतलब ये 5 पॉइंट जो है 12 का है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे स्क्रीनशॉट एक बार यहां से मार सकते हैं और एक बार जो है लास्ट में यहां से मार सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नहीं तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए 13 नंबर, 1916 के लखनऊ समझौते का इतिहास में क्या महत्व था? तो 13 नंबर का आंसर देख लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का एक मंच पर आना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, दोनों का संयुक्त होकर अंग्रेजों से अपनी मांगों को लेकर सामना करना और बाल गंगाधर तिलक का इसमें बड़ा योगदान था। 13 नंबर के क्या कह रहा है? 1916 के लखनऊ समझौते के इतिहास में क्या महत्व था? तो इसमें सबसे ज्यादा महत्व बाल गंगाधर तिलक का था। ठीक है। 14 नंबर का देख लेते हैं कि सत्याग्रह के विचार का क्या अर्थ था? सत्याग्रह के विचार का क्या अर्थ था? तो सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर। ठीक है। सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर, प्रतिशोध या बदले की भावना के बिना संघर्ष करना, अहिंसा के बल पर संघर्ष करना, उत्पीड़क शत्रु को नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा की अपेक्षा सत्य को स्वीकार करने का विवश करना। ठीक है। तो ये थे 14 का, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? असहयोग आंदोलन में उनका क्या योगदान था? अल्लूरी सीताराम राजू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्लूरी सीताराम राजू ने आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों के आदिवासी किसानों का नेतृत्व किया था। वह एक रोचक व्यक्ति थे, इन्हें खगोलीय ज्ञान प्राप्त था। लोगों का मानना था कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं जिससे वह लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं। ठीक है। विशेष शक्ति था जिससे लगता था कि लोगों को वह स्वस्थ कर देते थे। वह गांधी जी के प्रशंसक थे। वह क्या थे? वह गांधी जी के प्रशंसक थे। तो ये थे अल्लूरी सीताराम राजू। कौन थे? असहयोग आंदोलन में उनका क्या योगदान था? तो आप देख लीजिए, वह क्या था? अल्लूरी सीताराम राजू ने आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों के आदिवासी किसानों का नेतृत्व किया था। वह एक रोचक व्यक्ति थे, इन्हें खगोलीय ज्ञान प्राप्त था। लोगों का मानना था कि उसके पास विशेष शक्ति है जिससे लोगों को स्वस्थ कर सकते थे और वह गांधी जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। ठीक है, यानी गांधी जी की राह पर चलना चाहते थे। तो आज जो मैं आपको बताया हूं वो जो था, मैं आपको बता दूं कि अध्याय 3 का भारत में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर से लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। और 10 नंबर अगर आप ये 39-40 मिनट का जो वीडियो बना है अगर आप देख लेते बढ़िया से, एग्जाम देने से पहले भी अगर आप देख लेते हैं तो बहुत काम किया है। अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें उसके रात में भी अगर आप इसे देख लेते हो 10 नंबर से 15 नंबर तक आपका, लेकिन 10 नंबर तो कोई नहीं रोक सकता कि इस चैप्टर से नहीं आए।
हर साल 10 नंबर से आता है और खास करके इस चैप्टर से गांधी जी के बारे में जरूर पूछता है। और ये आपको चैप्टर याद कर लेना चाहिए, नोट्स में दे रहा हूं, नोट्स कंप्लीट कर लेना है और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है।